नमस्कार दोस्तों। चलिए आपको आज हम पढ़ाएंगे। ये मेरा पार्ट 3 का वीडियो है इतिहास का, ठीक है। और इससे पहले मैं वीडियो डाल नहीं चुका हूँ दोस्तों, मेरा डाला नहीं था कि मुझे कुछ काम पड़ गया था जिस वजह से मैं आ नहीं पाया, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम पढ़ाएंगे इतिहास के बारे में। इतिहास का ये पार्ट रहेगा मेरा तीसरा पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे जो छूट गया था अर्थवेद के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम समझाएंगे। चलिए देखिए, आप समझिए अर्थवेद में क्या समझाए थे दोस्तों कि अर्थवेद क्या है। एक्चुअली देख लीजिए कि अर्थवेद जो है ना सबसे आधुनिक वेद है और सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में आपको पढ़ा दिए, यजुर्वेद के बारे में पढ़ा दिए, सामवेद के बारे में पढ़ा दिए। अभी हम अर्थवेद के बारे में पढ़ाएंगे। तो अर्थवेद के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बाकी था जो उसके बारे में अभी हम समझा देते हैं। अर्थवेद के बारे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए और मैं सीखिए। देखिए इसमें क्या है कि अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अब अर्थवेद में क्या है, परीक्षित को क्या कहा गया है, कुरुओं का राजा कहा गया है। अब याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन ऐसा ही पूछ देगा आपको कि कुरुओं का राजा किसे कहा गया है, अर्थवेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया, तो परीक्षित को ऑप्शन दे देगा, परीक्षित दे देगा, मीनाक्षी, कुछ भी नाम दे देगा ऐसे ही, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको जानकारी रखना होगा कि अर्थवेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है, तो परीक्षित को कहा गया है, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें का मतलब क्या होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी एक ध्यान दीजिए, अर्थवेद में जो है ना, अर्थवेद में सभा किधर गया, सभा और समिति को मतलब क्या है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति आप लोग जानते हैं क्या, प्रजापति कौन होता है। तो प्रजापति का 2 पुत्रियां किसको कहा गया है, सभा और समिति को। कौन सा वेद में, अर्थवेद में। याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखिएगा कि अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों को क्या कहा गया है, सभा और समिति, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन में रह गया, घुमा फिर कैसे दे दिया कि सभा और समिति का मतलब सभा समिति किस अर्थवेद में 2 पुत्रियां कहा गया है, तो किसका पुत्रिया 2 कहा गया है, तो क्या, प्रजापति का, ठीक है। प्रजापति की 2 पुत्रिया का नाम क्या है अर्थवेद में, सभा और समिति, ठीक है। उसका ही नाम दिया, सभा और समिति को ही नाम दे दिया है किसमें, कि ये क्या बोलते हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां अर्थवेद में क्या नाम दे दिया, सभा और समिति। क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक समझ में आ गया पहला स्टेप पूरा क्लियर अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरा देखिए, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, पुराणों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, पुराणों में सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, प्राचीन है तो क्या, मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण, अगर हम लोग पुराण के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, पुराण को जब पुराण पढ़ा जा रहा था उस समय स्त्रियों को और शूद्र का मतलब आप जानते हैं, छोटे छोटे कास्ट को जो अपने कुकाज करते हैं उनको शूद्र कहा जाता था। जिसका मतलब वो कोई भी अच्छा काम नहीं करता था, अपने काम के अनुसार उसको बांटा गया था, इसलिए उसको शूद्र के नाम से जाना जाता था। और स्त्री तो आप जानते हैं स्त्री क्या है। तो पुराणों को जैसे कि स्त्री और शूद्र को पुराणों को पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाता था, मतलब अनुमति नहीं दिया जाता था। हालांकि पुराणों का पाठ मंदिरों में किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था, पुजारियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता था। कौन करते थे, मंदिरों में करते थे, पुजारी के द्वारा। हालांकि शूद्र और क्या, महिलाओं को पढ़ने का इजाज़त नहीं दिया जाता था। हाँ, लेकिन उन लोगों को सुनने का इजाज़त मिलता था, सुन सकते थे, ठीक है। लेकिन पढ़ने का इजाज़त नहीं था, किसमें, पुराणों को। किसको, एगो स्त्री को और शूद्र को पढ़ने का इजाज़त नहीं था। हालांकि पुजारियों द्वारा मंदिर में मतलब पुराण पढ़ाए जाते थे, लेकिन वो लोग सुनते थे केवल, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। आज सबसे पुराना पुराण क्या है, मत्स्य पुराण है। क्या है, सबसे पुराना पुराण क्या है, मत्स्य पुराण है। तो मत्स्य प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य है क्या है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, प्रामाणिक भी इसमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। अधिकतर जितना भी पुराण है, ये सभी पुराण को सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। जितने भी पुराण है, ठीक है, सब पुराण, जैसे विष्णु पुराण और भी पुराण, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब पुराण होता है। चलिए आप देखिए इधर,
स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस में मिलती है? तो सबसे ज़्यादा मिलती है कौन सा इसमें? तो मिलती है मैत्री संहिता में मिलती है। तो देखिए मैत्री क्या है? मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता में क्या होता है कि मैत्रेयनी संहिता में जैसे कि आप जानते हैं कि जुआ के साथ दुआ और जैसे जुआ और शराब की भांति स्त्रियों का तीसरा मतलब दोष कहा गया है। किसका? मनुष्यों का, मतलब पुरुषों का तीसरा दोष कहा गया है। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये वाला भी कितना आसान था, ये वाला संहिता प्राप्त हुआ। और देखिए पानी पीना है तो पियो, लोटा में पानी ऊपर से पिए, सच में। अब देखिए क्या है इधर, यहाँ पर है सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, ले जल्दी पियो कुछ दिक्कत नहीं पिए तो जाओ ना, में विश्वास नहीं है तो उसको पीने दो, उसके लिए रखें। चलो अब ध्यान दें सर, क्या हुआ दोस्तों, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया? सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया है। पुरुषों को अर्धांगिनी का, अच्छा क्वेश्चन ऐसा रह गया तो कि सतपथ में पुरुषों को क्या कहा गया है? तो स्त्रियों का मतलब क्या? अर्धांगिनी। यहाँ पर क्या है? वही सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। पुरुष का क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। बहुत याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, नहीं निकलेगा कंपटीशन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जातक में बुध की पूर्व जन्म की कहानी है। जातक में क्या है? ध्यान दीजिए, जातक में बुध की पूर्व जन्म की कहानी है। जातक में क्या है? पूर्व जन्म की कहानी है, बुध की पूर्व जन्म की कहानी है। अच्छा ये बुध भगवान के बारे में आप तो जानते होंगे, बुध भगवान के बारे में, उसके बारे में वीडियो हम बताएंगे वीडियो में, ठीक है। लेकिन जातक में बुध भगवान के पूर्व जीवन की कहानी है। किसमें? जातक में बुध की पूर्व जीवन की कहानी है। तो अगर पूछिएगा क्वेश्चन में कि बुध की पूर्व जीवन की कहानी किस में है? तो जातक में है। पूर्व जीवन की कहानी किस में? जातक में है। ठीक है, तो जातक में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। कथा वस्तु में क्या मिलता है? जैसे कि बोल सकते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, उसकी जीवन परिचय, उसके सब कुछ बारे में, उसकी डिटेल, उसके बारे में जानकारी मिलता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु में क्या मिलता है? गौतम बुद्ध के बारे में उसका जीवन परिचय मिलता है। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात है। तो जैन धर्म का जो है ना, जैन धर्म का क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में मिलते हैं। ठीक है, किसमें मिलते हैं? कल्पसूत्र में, जैन धर्म। और जैन धर्म के बारे में आप जानते हैं, जैन धर्म महावीर जैन के बारे में, वो भी बिल्कुल गौतम बुद्ध के बारे में ही उसका भी स्टोरी है, उसका भी कहानी है। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो मिलता है कल्पसूत्र से ज्ञात है। अच्छा, अर्थशास्त्र में कल्पसूत्र में तो ज्ञान, ये पता चल गया आपको कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें? कल्पसूत्र में है। अच्छा, और देखिए अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक को किसे कहा गया है? अर्थशास्त्र के लेखक जो है मेरे दोस्तों, किसे कहा गया है? चाणक्य। देखिए दो नाम और है, एक्स्ट्रा नाम है, दो एक्स्ट्रा नाम क्या है? एक बोलते हैं कौटिल्य और दूसरा बोलते हैं विष्णुगुप्त। एक बोलते हैं कौटिल्य, दूसरा बोलते हैं विष्णुगुप्त। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में कुछ दे देगा, चाणक्य भी देगा, तो चाणक्य होगा। विष्णुगुप्त 3 को होता है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य 3 का नाम, एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और एक होता है विष्णुगुप्त, और एक होता है क्या? कौटिल्य विष्णुगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट, कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। एक चीज ध्यान दीजिए, कल्हन क्या है? कल्हन एक मतलब प्राचीन इतिहासकार है। ठीक है, कल्हन। तो कल्हन के द्वारा एक किताब लिखा गया है, कौन सी किताब? राजतरंगिणी। कौन सी किताब? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? इसमें कश्मीर का इतिहास है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास के बारे में है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, कल्हन ने प्राचीन इतिहास के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान या फिर लिखने का जो प्रयत्न किए थे वो कल्हन किए थे, और कल्हन के द्वारा ही राजतरंगिणी किताब लिखा गया था। राजतरंगिणी किताब में केवल कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया है। तो राजतरंगिणी क्या है? जिसका इतिहास के कश्मीर के इतिहास के बारे में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है अरबों की सिंध
अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनमा है। इसके लेखक कौन है? अली अहमद है। अली अहमद कौन है? अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनमा है। इसके लेखक अली अहमद है। दोस्तों ये चीज़ देखिए, और कुछ बाकी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अच्छा, अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी क्या है? जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित सबसे पुराना व्याकरण, हिंदी व्याकरण का जो बात है वही अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ठीक है, आपको ये पूरा चीज़ याद आ रहा होगा, या फिर आप इसके बारे में आप देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, हल्ला मत करो। एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम जो वीडियो डाल रहे हैं इसमें इतिहास के बारे में, हम आपको पढ़ा रहे हैं लुसेंट वाला जीके से। ठीक है, लुसेंट का जीके आपको हम पूरा पढ़ा देंगे, जिसमें अभी हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसमें साइंस भी रहेगा, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र जो हुई सब कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसा करिए, इस लुसेंट को ही पूरा आपको डाल देंगे आपके दिमाग में। इसके अलावा मैथ भी मेरा क्लास चलेगा। ठीक है, इंग्लिश भी चलेगा। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, ये सब चीज़ ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ आप याद रखते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये मेरा पार्ट 3 का वीडियो था। चलिए, इस वीडियो को पोस्ट करके इसे नोट कर लीजिए, या फिर इस वीडियो को बार बार देखकर इसे आप दोहरा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।